आज जैसे कि हम करेंगे नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट। पहले तो आपको ये तारीख याद होनी चाहिए, इसमें 19 फेब की डेट याद कर लीजिए। और बाकी आपको याद करना है कि चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन जो थे अभी इस कमीशन के जो चेयरपर्सन थे विजय सांपाल, और वाइस चेयरपर्सन अरुण हेल्दर। पर अभी शायद ये अगर चेंज होंगे तो आप देख लेना, ये क्या पता अपडेटेड ना हो, तो बस नाम याद रखना कि अरुण हेल्दर और विजय सांपाल नेशनल कमीशन ऑफ एन स्केड्यूल कास्ट के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन थे। इसके अलावा यहाँ पे जो हमें क्विकली देखते हैं कि क्या याद रखना है। पता चल गया ना कि नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट है ये, और एक होता है नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब। पहले ये बॉडीज़ जो थी एक ही थी, उसके बाद ये बाइफरकेट हो गई, तब दो कमीशन बनाए गए एसटी और एसटी के। तो सबसे पहले हम जाते हैं, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन द सेंस दैट इट इज़ डायरेक्टली एस्टेब्लिश्ड बाय आर्टिकल 338। भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ये, या फिर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ये। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस्टेब्लिश हुआ 1992 में। सबसे पहले वुमेन के राइट की बात होती है हर जगह, तो 1992। फिर नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ 1993। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 अगेन सेम, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2007। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2007 एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993, और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ 1993, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992। तो वुमेन के राइट्स की पहली बात होती है तो 1992 हो गया। फिर माइनॉरिटीज़ की बात होती है तो 1993, और ह्यूमन राइट 1993, दोनों माइनॉरिटीज़ और ह्यूमन। सो बेसिकली ये चीज़ हो गया। इवोल्यूशन कैसे हुआ था? मैंने कहा था कि आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन स्पेशल बॉडी विद फॉर SC एंड ST। उसके बाद क्या हुआ? कमीशन की पहली बार बात 1978 में करी गई, जब ये कहा गया कि भाई एक कमीशन होना चाहिए, ये नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर बॉडी होनी चाहिए SC ST के लिए। फिर 1987 में इसका कमीशन का नाम चेंज करके नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST कर दिया गया। फिर आता है आपका अमेंडमेंट एक्ट, 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990, जिसमें ये कहा गया कि हमें एक हाई लेवल बॉडी चाहिए। भाई छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा, आप ऑफिसर्स कमिश्नर से काम नहीं चलेगा, कमीशंस एक हाई लेवल बॉडी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा? ठीक है बनाते हैं हम। तो इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST इन द प्लेस ऑफ, पहले क्या था? सिंगल स्पेशल ऑफिसर था ना जो SC और ST के काम को संभाल रहा था, तो अब हाई लेवल बॉडी बना दी गई थी। ठीक है। फिर आता है 89th जो इम्पॉर्टेंट है, 89th अमेंडमेंट एक्ट इम्पॉर्टेंट है 2003 का, जिसने बाइफरकेट किया SC को और ST कमीशन को। ठीक है। तो जब ये बाइफरकेट हुआ तो जैसे ही 89th अमेंडमेंट आया तो 338A भी आर्टिकल आ गया, जिसमें ST के राइट्स की बात करी गई, कमीशंस की बात करी गई। तो फिर ये कमीशन एग्जिस्टेंस कब में आया? 2004 में। 2003 में अमेंडमेंट आया, 2004 में एग्जिस्टेंस में आया। तो ये सारे अपॉइंटमेंट, इसमें मेंबर कितने रहते हैं? एक चेयरपर्सन रहता है, एक वाइस चेयरपर्सन रहता है, और 3 अलग मेंबर रहते हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर। और इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है। इनकी कंडीशन कि भाई कितने टाइम तक ये काम करेंगे, कितने टाइम तक इनका क्या इनके सर्विसेज में होना चाहिए, क्या इनको काम देना चाहिए, ये सारा प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं? इन्वेस्टिगेट करता है, ये मॉनिटर करता है कोई भी मैटर जो रिलेटेड हो स्केड्यूल कास्ट से, उनके राइट से। बाकी इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर बताते हैं। बाकी ये क्या करता है? इंक्वायर करता है कोई भी स्पेसिफिक कंप्लेन या इन रिस्पेक्ट टू द जो डिप्रीवेशन ऑफ एन राइट कर रही है स्केड्यूल कास्ट की। पार्टिसिपेट करता है एंड एडवाइस करता है ऑन प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ SC एंड टू इवेलुएट द प्रोग्रेस ऑफ देयर डेवलपमेंट अंडर द यूनियन और ए स्टेट। ठीक है। बाकी इसके जो फंक्शंस हैं ना सारे वही हैं जो मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट। दूसरा मेन फंक्शन है इसका, ये रिप्रेजेंट करता है टू प्रेसिडेंट एनुअली रिपोर्ट। इसके अलावा ये रिकमेंड भी करता है यूनियन और स्टेट को कि आपको क्या पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि स्केड्यूल कास्ट के राइट्स को। ठीक है।
बाकी ये डिस्चार्ज सच ऐसे फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है जो जो जिसका भी रिलेशन आपके स्केड्यूल कास्ट से उनके प्रोटेक्शन से हो, तो उन चीज़ों में भी ये फंक्शन डिसाइड रिकमेंड भी करता है, प्रेजेंट भी करता है, मेजर्स भी इंक्वायर भी करता है। तो रिपोर्ट जो होता है मैंने बता दिया एनुअली प्रेसिडेंट को जाती है, फिर प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट को जो है पार्लियामेंट में प्रस्तुत करता है। उसमें एक मेमोरेंडम होता है जिसमें मेमोरेंडम में लिखा रहता है कि कौन कौन सी हमने एडवाइस ली थी और कौन कौन सी एडवाइस हमने नहीं ली थी, और अगर नहीं ली थी उनकी एडवाइस कमीशन की तो क्यों नहीं ली थी। तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में होती हैं, ठीक है। और अगर स्टेट से रिलेटेड भी यही होता है कि प्रेसिडेंट स्टेट को फॉरवर्ड करता है कमीशन की रिपोर्ट, तो उस स्टेट का गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव में अगेन मेमोरेंडम रखता है और बताता है, ठीक है। फिर है पावर्स ऑफ कमीशन। पावर्स क्या है, ये सिविल कोर्ट की जैसे पावर है भाई इसकी। ये किसी को भी स्यू कर सकता है कोर्ट में, ये किसी पे को भी समन कर सकता है ऑल ओवर इंडिया, किसी भी पर्सन को कहीं पे भी ये रिक्वेस्ट कर सकता है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए कोर्ट्स में या फिर किसी भी पब्लिक ऑर्डर में कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट कर सकता है, डिस्कवर कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है। बाकी रिसीव कर सकता है ये क्या, एफिडेविट, एविडेंस के एफिडेविट। ये समन कर सकता है विटनेस को और उसके डॉक्यूमेंट्स को, या फिर कोई भी मैटर जो प्रेसिडेंट से डिटरमाइन करता है कि यहाँ पे कमीशन का चाहिए, ज़रूरत है, तो वहाँ पे ये पावर अपनी शो कर सकता है, ठीक है। तो ये कमीशन की ड्यूटी है। ऑल मेजर मैटर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, इवन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का भी यही देखता है, इन्वेस्टिगेट करता है उनके मैटर्स से रिलेटेड, उनके सेफगार्ड प्रोटेक्ट करना, उनको हर चीज़ उनसे रिलेटेड जो भी रहता है ये सारा कमीशन ही करता है। 2018 तक जो बैकवर्ड क्लास का मैटर रहता था वो भी यही देखती थी कमीशन, लेकिन उसके 2018 के बाद जैसे ही 102 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 आया, उसके बाद एक अलग कमीशन इस्टेब्लिश हो गई।